विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की 112वीं और हिंदी साहित्य के इतिहास की 42वीं आभासीय राष्ट्रीय गोष्ठी। इस गोष्ठी में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। विषय है आज की गोष्ठी का केदारनाथ अग्रवाल, कवि एवं रचनाकार। सर्वप्रथम हम हमेशा हर गोष्ठी की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। तो उसके पहले मैं बता दूं, आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेक जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। और इसमें वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर अनुसंधान केंद्र नंदुबार महाराष्ट्र। वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नागरत्ना एन राव, विभागाध्यक्ष हिंदी, मंगलुरु विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलुरु कर्नाटक से। और डॉक्टर सोनाली जी हैं हमारे साथ वक्ता के रूप में, हरदास प्रमुख हिंदी विभाग, श्री साई बाबा महाविद्यालय शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र से। तो आइए चलते हैं, हम कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ को मनाने से करते हैं। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ मैं सुश्री वंदना रायचूर कर्नाटका से। आभासीय पटल पर आपका ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय। सरस्वती वंदना है, स्वागत है। आप कृपया अपना वीडियो ऑडियो दोनों खोल लीजिए। वीडियो भी खोल लीजिए मैम, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रही है मैम। अगर वीडियो खोल सकें तो खोल लीजिए, नहीं खोल पा रही हो तो कोई बात नहीं, खोल लेंगी तो नहीं हो। अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनि वन्दित चरणा, नवरस माधुरा कविता मुखरा, नवरस माधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हमसे, आसीना भव मानस हमसे, तुहीन शशि रावणे। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तकधारिणी, मतिरस्तान
कमले मत्सात् तव पद कमले ऐकुण्ठ विषहारिणी जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः तव चरणों प्रणमामः तव चरणों प्रणमामः। धन्यवाद। अति सुंदर वंदना। और क्या स्वरचित थी महोदय आपकी ये वंदना? यस मैम। स्वरचित थी क्या आपकी ये वंदना? हाँ मैम। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर और भी अच्छा आपने स्वसर वंदना की, बहुत सुंदर वंदना। और मैं आशा करती हूँ कि इस पटल पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहेगी। और अब मैं स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर आदरणीय छोटे भाई श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव जी, युवा संसद प्रभारी शक्ति छत्तीसगढ़ से। ससम्मान स्वागत है, स्वागत भाषण हेतु स्वागत है। लगता है फिर एक रचना सुनने को मिलेगी आज हमें ऐसी आशा करके स्वागत है। जी, पटल को सादर नमन, सादर प्रणाम। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं लक्ष्मीकांत वैष्णव, मनलाभ, जिला शक्ति छत्तीसगढ़ से पटल पर उपस्थित समस्त अतिथियों को सादर नमन करते हुए सादर अभिनंदन करता हूँ और उनके स्वागत में एक स्वागत गीत जिसमें प्रयास किया हूँ सभी का नाम उसमें ले पाऊँ। जी, देव गुरुवर श्री को सादर नमन करते हुए ला 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 हो हो आहा हा हा स्वागत करूं मैं आपका, गोकुल का यह पुनित धाम है। विजया लक्ष्मी की अध्यक्षता संयोजिका पुष्प नाम है संजय जी, है सोनाली जी, है वक्ता में नागरत्ना जी, संचालिका है रश्मि जी, माँ सरस्वती की वंदना जी। श्रोता सफल, हमारे जितने भी श्रोता लोग हैं उनके लिए, श्रोता सफल कर आयोजन यह प्रगतिवादी शाम है। स्वागत करूं मैं आपका, गोकुल का यह पुनित धाम है। स्वागत करूं मैं आपका, गोकुल का यह पुनित धाम है। आहा हा हा ओ हो ला 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 ला। जी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम आप बहुत सभी सुंदर, को। बहुत सुंदर। हमेशा की तरह आपने एक बार फिर से कविता के साथ स्वागत किया। सचमुच आपके ये स्वागत करने से ना एक अजीब सा उत्साह आ जाता है सब में, क्योंकि सबके नाम के साथ अलग गायन के साथ स्वागत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मल्लाभ जी, बहुत सुंदर स्वागत किया आपने सादर सभी का। प्रणाम, और आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, इस पटल पर स्वागत है। और सादर हमारे साथ उपमा जी जुड़ चुकी हैं और सत्यभामा जी, रोनी डावरे जी जुड़ी हुई हैं सत्यभामा जी के नाम से। और चलते हैं अब कार्यक्रम की ओर हम। उनका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तावना हेतु आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, सचिव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर, जो कि बहुत सुंदर हमारे इस विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान को के उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है। तो ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस आभासीय पटल पर। मुझे सर दिखाई नहीं दे रहे, किसी को अगर दिखाई दे रहे हो तो बताओ। अभी तो थे थोड़ी देर पहले तो। अभी शायद उनका कोई फोन आया होगा जिस कारण से वो लेफ्ट हुए। हाँ, लेकिन प्रस्तावना है तो मनलाभ जी एक बार फोन लगाइए जरा जी दीदी जी। सर को ना, तो हम तब तक इंतजार करते हैं सर का। चलिए, तब तक मैं जिन कवि के बारे में आज चर्चा होगी उनकी एक रचना है, वो थोड़ा सा सुनाती हूँ। मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को,
जैसा चाहे वैसा मोड़, एक नहीं अनेकों गढ़ले, फौलादी नरसिंह करोड़। जो आज के जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, जो प्रयोगवाद के कवि हैं, और इन्होंने मानवीय दास्ता के खिलाफ काव्य लिखा है, किसानों की समस्याओं के लिए काव्य लिखा है, स्त्रियों की आवाज को उठाने के लिए प्रयासरत रहे हैं, और बहुत सारी सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने की हैं, जिनका आज वक्ताओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी जीवन के बारे में हम जानेंगे आज की गोष्ठी में। शायद सर अभी तक अगर नहीं आए हैं तो हम उनको प्रस्तावना के लिए, क्योंकि प्रस्तावना नहीं होगी तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए सोच रही हूँ कि इंतजार कर लूँ थोड़ी देर। लेकिन अगर अभी भी नहीं आए हैं सर तो जी, उनका मैसेज अभी बात हुआ उनसे दीदी जी, तो उन्होंने कहा है कि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा उनके तरफ, जिस कारण से अच्छा, नेटवर्क इशू है, तो आगे बढ़ाइए कार्यक्रम, चलिए तो शुभकामना कार्यक्रम को सब। आगे बढ़ाते हैं, वक्ता की ओर चलते हैं, हम अपनी नाव को मोड़ते हैं और ससम्मान स्वागत करूंगी। आज के वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर अनुसंधान केंद्र नंदुवार महाराष्ट्र से। ससम्मान स्वागत है आभासीय पटल पर सर आपका। हवा हूँ मैं, हवा में बसंती हवा हूँ, जहाँ सोचती मैं, जहाँ की गली में, शहर गांव बस्ती, हरी खेत पोखर नदी, रेत निर्झर, झुलाती चली मैं, डुलाती चली मैं। और चलिए चलते हैं आज केदारनाथ अग्रवाल जी की हवा में हम वक्ता आदरणीय वक्ता जी के साथ। ससम्मान स्वागत है इस आवासीय पटोल पर महोदय आपका, जी, उद्बोधन हेतु स्वागत। जी। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, जी, और बहुत जी, जी, अच्छी आ जी। रही है, स्वागत। इस आभासी पटल पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षा, इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आभासी पटल के माध्यम से विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की ओर से ये निरंतर प्रयास चलता रहता है, उसमें की एक कड़ी और उस कड़ी का एक हिस्सा होने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और मैं जिस विषय को लेकर मेरी बात रखने वाला हूँ, उसमें मेरे व्याख्यान के 2 बातें होते हैं। एक पहला होगा प्रगतिवाद, फिर बाद में केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय और उनकी रचनाएँ। अब हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवाद है, ये प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का उद्भव 1936 से माना जाता है। प्रगतिवाद का जन्म मानव मुक्ति के स्वप्न के साथ हुआ है। जो साहित्य प्रतिक्रियावादी, पूंजीवादी प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और व्यवस्था का विरोधी है, वही प्रगतिवादी साहित्य है। यहां पर हम ये बात देखते हैं कि व्यवस्था का विरोधी, अब ऐसी व्यवस्था उस समय में थी जो मनुष्य के भीतर रहने वाली मानवता को चूर चूर कर रहे थे। शोषण था, पीड़ा थी, संतरास था और श्रमजीवियों का, मजदूरों का, किसानों का, नारी का, इन सब का शोषण हो रहा था। और उस समय इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का काम प्रगतिवादी काव्य ने किया था। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का जन्म दलितों, शोषितों, किसान और मजदूरों की कष्ट कथा को लेकर हुआ है। केवल कथा को लेकर नहीं, बल्कि उनकी कष्ट कथा को लेकर हुआ है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। कार्ल मार्क्स के विचारों का, कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है और उसको ही हम साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से पुकारते हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का सहोदर है, भाई है वो। कार्ल मार्क्स ने समाज के कोण, यहाँ हमारे साहित्यकारों ने एक शब्द का प्रयोग किया, समाज को लगा हुआ एक कोण था, वो कोण कौन सा? पूंजीवाद। इस पूंजीवाद के प्रति बुद्धि की अपील करने वाली आवाज प्रगतिवाद ने उठाई है। पूंजीवाद गरीब जन समुदाय को जोक की तरह चूसता रहता है, सभी खून गायब लेकिन घाव का नाम नहीं। जिस तरह जोक हमारे शरीर से खून चूसता है, घाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन सारा खून वो चूस लेता है। ये पूंजीवाद, हमारे देश में जो पूंजीवादी थे, जो शोषण करने वाले थे, ये सामान्य मजदूरों का, श्रमजीवियों का, किसानों का इस तरह वो जोक की तरह वो
चूस रहे थे। प्रगतिवाद शब्द का अर्थ है उन्नति या विकास। प्रगतिवाद से तात्पर्य उस वाद से है जो मानव को उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित करा उत्थान की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है। प्रगतिवाद का जन्म मानव मुक्ति के स्वप्न के साथ हुआ है, क्योंकि मानव को मुक्त करना यह प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रगति शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोग्रेस इस शब्द का रूपांतर है। प्रोग्रेस इस शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, एक ऐसा परिवर्तन लाना जो किसी वस्तु, गुण या परिमाण में वृद्धि ला सके। प्रगतिवाद का जो समय है यह वो काल था जब छायावाद के पंत निराला जैसे छायावादी कवि जो थे, ये छायावाद की निस्सारता का अनुभव कर अपने सृजन को युग की आवश्यकता के अनुरूप नई दिशा देने को उत्सुक थे। तो दूसरी ओर स्वतंत्रता आंदोलन के साथ विकसित होने वाली राष्ट्रीय काव्यधारा भी प्रगतिवाद के तत्वों को लेकर नया मोड़ ले रही थी। मतलब प्रगतिवाद का जो जन्म हुआ उसके पीछे अगर हम कोई बात देखें तो छायावाद के निस्सार था, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था उस स्वतंत्रता आंदोलन में जो राष्ट्रीय काव्यधारा थी, और उस राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय काव्यधारा ने मनुष्य को और राष्ट्र को महत्वपूर्ण माना था, और प्रगतिवाद की बुनियाद भी वही है। डॉक्टर नगेंद्र ने तो प्रगतिवाद को साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति माना है। प्रगतिवादी साहित्य का जन्म सर्वप्रथम 1907 में इटली में हुआ था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस में जो जारशाही का समापन हुआ, रूसी क्रांति के कारण हुआ। अब वो जारशाही जो समाप्त हुई, वो जारशाही रूसी क्रांति के कारण समाप्त हुई थी, और इसी क्रांति का जो रूस में जारशाही का समापन हुआ, वह रूस में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का असर भारत पर भी हुआ, और भारत में अंग्रेजों और पूंजीपतियों के विरोध के आंदोलन में यह प्रगतिवाद खड़ा हुआ। मतलब भारत में जो प्रगतिवाद आया है वो हमें रूस की देन है। रूस की जो क्रांति हुई थी जारशाही के विरुद्ध में, वो क्रांति का देन, और उस दर्शन को या उस विचार को लेकर हिंदी के प्रगतिवादी कवि ने अपना साहित्य लिखा। और भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, और जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी ने इस अध्यक्षता में जो बात कही थी, वो बात हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद के लिए बुनियाद महसूस हुई। वे प्रेमचंद जी अध्यक्षता के रूप में कहते हैं, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो। ऐसा साहित्य जिस साहित्य में उच्च चिंतन हो, और उच्च चिंतन के साथ साथ उसमें स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, और महत्वपूर्ण बात प्रेमचंद जी कहते हैं, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। उस समय लोगों को जागरूक करना जरूरी है। हमें उस साहित्य की आवश्यकता है जो हमारी बदलती हुई मान्यताओं, परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप हो। साहित्य का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत विकास अथवा मनोरंजन नहीं है, उसका लक्ष्य जीवन तथा समाज की छवियों को अपने में मूर्त कर मानव समाज का कल्याण करना है। फिर वो पंक्ति याद आती है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल बच जाए। क्योंकि उस समय इन कवियों को ऐसी तान सुनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि मनुष्य जाति का जो शोषण किया जा रहा था, जो दमन हो रहा था, किसान बद से बदतर हालत में जब ये शोषण किया जा रहा था, उस समय मानवता कहीं लुप्त हो गई ऐसा महसूस हो रहा था। और उस मानवता को फिर से प्रस्थापित करने के लिए इन प्रगतिवादी कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से मनुष्य के भीतर रहने वाला उसका मनुष्यत्व जो है उसको जागरूक करने का प्रयास किया। और प्रसाद की कहानी का जब प्रकाशन हुआ, उसी समय छायावाद का समापन हो गया था। प्रगतिशील कविता का संबंध जन जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रगतिवादी सारे जो कवि है, ये सारे कवि जन जीवन से जुड़े हैं, वो धरती से जुड़े हुए हैं, वो सामान्य व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और हमारी भावनाओं को मानवीय बनाने वाला ये काव्य है।
राष्ट्र कवि दिनकर का यह मानना है, प्रगतिवाद छायावाद की शून्यता के विरुद्ध जन्मी हुई आवाज प्रतिक्रिया का आरंभिक चिन्ह है और इसी कारण हिंदी में प्रगतिवाद आगे चल पड़ा है। बाबा नागार्जुन ने और कवि केदारनाथ की बात अगर कहेंगे तो बांदा में रहना, क्योंकि कवि केदारनाथ के सारे साहित्य में आप देखिएगा बांदा का जो प्रकृति चित्रण है वो प्रकृति चित्रण हमें कवि केदारनाथ के साहित्य में दिखाई देता है। तो ये प्रगतिवाद जो है, इस प्रगतिवाद की अब हम चलते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है, केदारनाथ अग्रवाल जी जिनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा जिले के बबेरू तहसील के कमासिन ग्राम में हुआ था। केदारनाथ जी के करीबन 14 काव्य संग्रह है जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो उसके अनुसार, और उनका एक उपन्यास है पतिया नामक, और एक दूसरा एक उपन्यास भी जो अप्रकाशित रहा है, अधूरा उपन्यास है। साथ ही इनके 3 वैचारिक निबंध भी हैं, समय समय पर, विचारबोध, विवेक विवेचन। बस्ती खिले गुलाबों की यह यात्रा और संस्मरण प्रसिद्ध है। साथ ही साथ केदारनाथ अग्रवाल जी को जब रूस में पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वो रूस गए थे, तो उस रूस की यात्रा के दरमियान जो भी उन्हें महसूस हुआ है वो उन्होंने संस्मरण के रूप में लिखा हुआ है। तो ऐसे इस कवि केदारनाथ जो प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं, मुख्य कवि रहे। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र केदारनाथ जी को किसानी संवेदना का कवि मानते हैं और किसान देश का प्रमुख होता है। जिस देश का किसान सर्वश्रेष्ठ होता है, जिस देश का किसान खुश होता है वो देश खुशहाल होता है। पर उस समय की मैं तो ये कहता हूं प्रगतिवाद तो आज भी प्रासंगिक है। आज कहां किसान खुश है? उस समय में जो मजदूरों का शोषण होता था आज अलग ढंग से शोषण हो रहा है। सर वही है, टोपी बदली हुई है, प्रवृत्ति वही है, शोषण की प्रवृत्ति, शोषण का स्वरूप बदला हुआ है। इसलिए प्रगतिवाद आज भी प्रासंगिक है। हम तो ये चाहते कि आज कवि केदारनाथ की और नया कवि केदारनाथ के जन्म लेने की आवश्यकता है जो इन सारे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सके। और कवि केदारनाथ का मानना है, क्योंकि किसान को महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो व्यक्ति, जो कवि, क्योंकि इनके जो अनुभव है, जो अनुभूतियां है वो खींचतान कर लाई हुई अनुभूतियां नहीं है। उन्होंने इन सारी बातों को देखा है, भोगा है, परखा है, अनुभव किया है, और अनुभव से युक्त जो ज्ञान होता है वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। कवि केदारनाथ का मानना है कि किसान का महत्व और उसकी आवश्यकता को दरकिनार कर कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। किसान सर्वश्रेष्ठ होता है। केदारनाथ जी ने किसान को वंदनीय माना है, उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। धरती पर अगर पहला हक अगर किसी का है तो वह किसान का है। वह दिन रात मेहनत करता है, वह मिट्टी से सोना उगाता है, पर यह पर बड़ा महत्वपूर्ण है, वह शोषण के लंबे पंजे उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। केदारनाथ जी एक जगह पर लिखते हैं, कविता में वो कहते हैं, ये धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग और साथ है। और केदारनाथ जी ने किसान को मिट्टी के संग साथ रहकर वो किसान के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का काम करते हैं। केदारनाथ जी ने अपनी कविता को लेकर उन्होंने स्वयं ने एक बात कही है। अब देखिएगा, कवि अपनी स्वयं की अनुभूति को स्पष्ट रूप से कहता कि मैं किस धरातल का मैं कवि हूं। वे कहते हैं, कविताएं न मैंने पाई न चुराई। वांग्मय चोरी की बात भी वो स्पष्ट बता दे रहे। कविताएं न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। किसान जब वो खेती में काम करता है तो वो खुद खेत में जाता है, बीज को बोता है। मराठी की जो कविता तिफन नाम की कविता है, शायद मराठी भाषिक जो है वो समझ पाएंगे। काया मातीत तिफन चालते, काटा पायात रुतता लाल रंगत सांगते, लाल रंगत सांगते हिरव सपन फुलते। इस कविता के भीतर वो कवि जो है, मराठी के कवि, वो कहते हैं कि किसान जब वो अपने खेत के भीतर वो बुआई करता है, बुआई करते करते वो काली मिट्टी, वो चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभता है, कांटा चुभने के कारण लाल खून निकलता है, काली मिट्टी, लाल खून। पर ये सब करते समय उसका सारा हरा जो सपना है वो सपना फूलते रहता है, और उस सपने, फूलते हुए सपने को देखने के लिए वो अपने पैर में रहने वाले दर्द को, उस खून को भी वो सह लेता है। इसलिए केदारनाथ जी ये कहते हैं
कि मैंने किसान की तरह बोया और काटा है, ये मेरी अपनी है और हमें प्राण से अधिक प्यारी है, किंतु मैंने इसे कपाट और कोटे की बंदिनी बनाकर अपने अहं की चेरी के रूप में नहीं रखा। मैंने कविता को सरिता के रूप में जनता तक पहुंचाया है। ये जिस तरह तुलसीदास जी का साहित्य भले स्वांत सुखाया था, पर वो सर्वजन सुखाया होगा है। कवि केदारनाथ जी कहते कि मेरी जो कविता है उस कविता को मैंने सरिता के रूप में जनता तक पहुंचा है। यदि कविता से लगन न लगती तो लक्ष्मी का वाहन बनकर कम पढ़ा मूड महाजन होता और शायद जरूरत से ज्यादा कागज के नोटों का संचय करता। कविता ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं जीवन निर्वाह के लिए उसी हद तक अर्थार्जन करूं। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ में कबीर भी याद आता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साहेब, अतिथि न भूखा जाए। वो कहते हैं मुझे इस योग्य बना कि मैं जीवन निर्वाह के लिए उसी हद तक अर्थार्जन करूं जिस हद तक आदमी बना रह सकता हो। ये महत्वपूर्ण है। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष में अर्थ को महत्वपूर्ण दिया, लेकिन आज अर्थ की स्थिति क्या हो रही है? अर्थ के पीछे लोग कितने पागल हो गए। प्रगतिवाद के भीतर भी वही स्थिति थी। केदारनाथ अग्रवाल जी ने श्रमजीवी वर्ग की जो विषम स्थिति थी उसका चित्रण अपनी कविता के भीतर में करते हुए कहते, घाट, धर्मशाला, अदालतों, विद्यालय, वेश्यालय सारे श्रमजीवी की उस हड्डी से टिके हुए हैं जिस हड्डी को सभ्य समाज, आदमी के समाज ने टेढ़ी करके मोड़ दिया है। अब ये जो अंतिम जो पंक्ति है, सभ्य आदमी के समाज ने टेढ़ी करके मोड़ दिया, फूल नहीं रंग बोलते, ये जो काव्य संग्रह केदारनाथ है उसमें की कविता है। कवि ने श्रमजीवी मजदूरों, शोषितों का गौरव किया है। वे कहते हैं जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। फिर यह निराला की पंक्ति याद आती है, निराला की वो कविता याद आती कि वो तोड़ती पत्थर जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ कोई शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूं। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो खदाने खोदती है। लोह के सोए असुर का कर्म रथ में जोतते हैं। यक्ष कोई शक्ति श्रम का श्रेष्ठतम मैं मानता हूं जो शिलाएं तोड़ते हैं। कवि केदारनाथ जी ने यहाँ गरीब शोषितों के और उनका गौरव किया है, क्योंकि शिला तोड़ने वाले जो है वो जिंदगी भर वो गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। एक गरीब किसान के लिए आजादी का वही अर्थ नहीं हो सकता जो शहरी बुद्धिजीवी के लिए था। प्रगतिशील आंदोलन ने आजादी, राष्ट्रीयता आदि के दबे हुए अर्थों को उद्घाटित किया। किसान जब मरता है तो वह अपने बेटे को विरासत में क्या देकर जाता है? कवि केदारनाथ लिखते हैं, जब बाप मरा तब क्या पाया? भूखे किसान के बेटे ने जब उसका बाप मरा तब उसने क्या पाया? घर का मलबा, टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि, वह भी परती, चमरोदे जूते का तल्ला, छोटी छोटी बुढ़ियाओं की, वह क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बातें क्या। अब यहाँ जो किसान के बेटे को विरासत में क्या मिलता है, ये कहते समय हमें फिर प्रेमचंद का वो होरी याद आता है। और केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता के माध्यम से किसानों की दशा किस तरह की होगी उसको दे। कवि केदारनाथ ने समाज में जोश और संवेग भरते हुए उनका जो काव्य संग्रह केदार कहे खरी खरी, उसमें भी लिखते हैं, डंका बजा गांव के भीतर, सब चमार हो गए इकट्ठा, एक उठा बोला दहाड़ के, हम 50 है मगर हाथ 100 फौलादी है, 100 हाथों के एका बल बहुत बड़ा है, हम पहाड़ को भी उखाड़ कर रख सकते हैं। जमींदार ये अन्यायी काम का सब करवाता है पर पैसा देता है 6 ही। ये जो गरीबों का जो शोषण था, मजदूरों का जो शोषण था, उस शोषण के विरुद्ध केदारनाथ अग्रवाल ने आवाज उठाई। समाज में व्याप्त वैषम्य, शोषण, मजदूर, किसान, श्रमजीवी, नारी के शोषित जीवन का चित्रण करते हुए कवि केदारनाथ ने अपने कविता के भीतर में कहते हैं, अब देखिएगा इस कविता के भीतर केदारनाथ ने केवल नारी की पीड़ा को व्यक्त नहीं किया है, नारी के साथ साथ शोषितों की,
दीन दलितों की, इनकी पीड़ा को भी व्यक्त किया है। वे कहते हैं, पैदा हुई गरीबी में, पाली गई गरीबी में, ब्याही गई गरीबी में, माता हुई गरीबी में, सब दिन पीसी गरीबी में, सब दिन लड़ी गरीबी में, बूढ़ी हुई गरीबी में, आंधी उठी गरीबी में, दीपक बुझा गरीबी में, जहरी गई गरीबी में, अब भी वही गरीबी है, नहीं मिटी है, नहीं मिटी है, और ये गरीबी मिटी नहीं है। कहे केदारनाथ खरी खरी इस कविता के माध्यम से ये जो पैदा हुई से लेकर तो मिटने तक की जो गरीबी की बात बताइए, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज होती है, गरीबी में वो भी रिश्ते टूट जाते हैं जो खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब रुपए पास होते हैं। सर थोड़ा सा समेटने की कोशिश कीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं समझ गया हूँ। केदारनाथ जी का इनका कविताओं के साथ साथ बिल्कुल अंतिम समय के इसकी ओर मैं आ रहा हूँ। ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने काव्य 14 काव्य संग्रह उनके लिखे, सबको समेटना नामुमकिन है, पर उनका एक पतिया नामक एक उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध रहा, और दूसरा बैलबाजी मार गए इस नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा जो अधूरा रहा है। बैलबाजी मार गए ये जो अप्रकाशित और अपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में बिंदा का जब खेत जलाया जाता है, उसके गाय भैंसों को जहर देकर मार डाला जाता है, तब बिंदा जो खुखार हो जाता है। और केदारनाथ जी ने अपना जो सारा साहित्य है, वो सारे साहित्य में वो प्रकृति से जुड़े हुए। केदारनाथ जी केवल प्रकृति से जुड़े नहीं, सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं केदारनाथ अग्रवाल के साहित्य में स्थानिकता, आंचलिकता, सहजता और अपनी जमीन से जुड़े होने का एहसास और लोक जीवन का विभिन्न रंग केदारनाथ अग्रवाल जी के साहित्य में मिलते हैं। बहुत संक्षेप में मैंने ये समेटने का प्रयास किया है। आपने मुझे मेरा विचारों को यहाँ रखने का मौका दिया, इसलिए मैं संगठन की ओर से साधुवाद व्यक्त करता हूँ, और इस आभासी पटल में उपस्थित सभी विद्वजनों ने मुझे सुना, इसलिए आप सबके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही उत्तम उद्बोधन चल रहा था। समय की सीमा ना होती तो बहुत अच्छा लग रहा था सर आपको सुनना। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपका व्याख्यान था। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आप इस मंच पर उपस्थित हुए, और आशा करती हूँ आप हमेशा इस मंच से जुड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को पाकर, सुनकर हम धन्य होते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस तरह के वक्ता जब हमारे पटल से जुड़ते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आभार आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशे मीना जी हुजूर, और पल्लवी शर्मा जी, लच्चाराम एलीसी, उमाजी पाटिल, उमाजी सुभाष पाटिल, रीता यादव, दीनबंधु आर्या, डॉक्टर शहनाज शेख, सरस्वती वर्मा, कृष्णा मनीश्री जी, सीमा वर्मा जी, आदि अन्य अनेक लोग हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ हैं, इसकी हमें बेहद खुशी है। बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका इस आभासीय पटल पर। अब हम चलते हैं अगले वक्ता की ओर, और उससे पहले मैं आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो अपना माइक बंद कर लें। बीच-बीच में आवाज आ रही है आपके माइक से, धन्यवाद। अगले वक्ता की ओर चलते हैं हम। प्रोफेसर डॉक्टर नाग रत्ना एन राव, विभागाध्यक्ष हिंदी, मंगलूर विश्वविद्यालय कॉलेज, मंगलूर, कर्नाटक से हैं, और कवि केदारनाथ जी की एक और कविता, धूप चमकती है चांदनी की साड़ी पहने, और मायके में आई बेटी की तरह मगन है, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है। बहुत सुंदर कविता है। ऐसा लगता है जैसे कि सावन है तो मायके बिटिया घर आई है। अभी मैं उनको पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। ससम्मान स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आदरणीय नागरत्ना जी का इन्हीं पंक्तियों के साथ। स्वागत। इस आभासीय मंच पर सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस आभासी मंच पर उपस्थित ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, गोकुलेश्वर सर जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा विजय लक्ष्मी सोनटके जी। अभी हमने जो है प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी को सुना, तो मुझे लगा कि उन्हें अगर उनका एक ही वक्तव्य होता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, मुझे उन्होंने भी बड़े ऐसा ही ही महसूस सुंदर हो रहा था। तरीके से जो है बहुत सुंदर चल रहा था सारे, सच में। हाँ, टोकना मुझे मुझे बहुत लगा बुरा लग रहा था मन में, पर चूंकि समय की वही सीमा होती है, अगले वक्ता को समय देना रहता है, इसलिए नहीं, मजबूरी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ही एक ही वक्तव्य होता तो ज्यादा बिल्कुल अच्छा सही कह होता। रही हैं मैम। बहुत सुंदर उन्होंने मतलब
पूरी बात को समेटने की कोशिश की है। उन्होंने प्रगतिवाद को भी लिया, केदारनाथ अग्रवाल जी की सभी रचनाओं को समेटने की कोशिश की, उनकी विचारधारा और उनके काव्य पक्ष को बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी को साधुवाद करती हूँ और मुझे ये मौका दिया इस मंच ने, उसके लिए सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आज जो है मैं अपने जो विचार यहाँ पर व्यक्त करने जा रही हूँ वो है केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताओं में अभिव्यक्त जनसाधारण की संवेदना। वैसे काफी सारी बातें जो हैं प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी ने बता दिया है, फिर भी उन्होंने, मैं किसी भी बात को दोहराऊंगी नहीं, उन्होंने जो बात कही है उसको छोड़कर बोलना चाहूंगी कि अभी जो है अगर हमें केदारनाथ अग्रवाल जी को मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है कि वो एक जनसाधारण के कवि हैं और एक जनसाधारण को किस तरह से काव्य में स्थान देना है उनसे बेहतर शायद कोई और नहीं जान सकता। उनके ये पंक्तियां इसके लिए प्रमाण है। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। तो यानी कि उन्होंने उन लोगों को, उस जनसाधारण को महत्व दिया जिन लोगों से ये जीवन बनता है, जो श्रमजीवी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि एवं कथाकार जनसामान्य, जिन्होंने अपनी कवि रचनाओं में जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। जनवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध सच्चे साधक, मार्क्सवादी दर्शन को आधार मानकर केदारनाथ अग्रवाल जी ने जनसाधारण के जीवन की व्यापक एवं गहरी संवेदना अपनी कविताओं में की है। ये एक ऐसे भारतीय साहित्यकार के रूप में प्रख्यात हैं जिनकी रचनाओं का अनुवाद रूसी, जर्मन, चेक और अंग्रेजी में हुआ है। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आजादी के पहले प्रकाशित हुई, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। श्री हनुमान प्रसाद और घसीटो देवी की संतान के रूप में जन्मे अग्रवाल जी जो हैं, जब वे 7वीं कक्षा में थे तभी उनका विवाह हो गया था और इनका प्रारंभिक जीवन ग्रामीण परिवेश में बीता। उन्हें अपने पिता से काव्य करने की प्रेरणा मिली, जो स्वयं कवि थे, और उनका एक काव्य संकलन मधुरिमा प्रकाशित भी हुआ। ग्रामीण परिवेश में परवरिश होने के कारण वे उस माहौल से बहुत प्रभावित हुए। इलाहाबाद में बीए कर कानपुर से कानूनी शिक्षा इन्होंने हासिल की। बांदा में इन्होंने वकालत किया। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान कविताएं लिखना शुरू किया। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश ने अग्रवाल जी को लिखने की प्रेरणा दी। जब मैंने वैसे तो केदारनाथ अग्रवाल जी की कुछ कविताएं जो हैं हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन जब मुझे इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का जब मौका मिला और मैंने उनको पढ़ा, तब मुझे और एक बात जो उनके व्यक्तित्व में विशेष नजर आई कि अक्सर हम देखते हैं कि कवियों का जो रचनाकार हैं उनका और प्रकाशकों की बनती नहीं है, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रकाशक जो हैं उनका, वो लेखक और प्रकाशक का जो उनका संबंध था बड़ा ही सुंदर और मधुर था, और वो है परिमल प्रकाशन। इनका शिव कुमार सहाय जी के साथ संबंध थे। इसीलिए जैसे कि आजकल पैसों का जमाना है, कोई थोड़ा सा ज्यादा देता है, लोभ देता है, तो हम एक को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, लेकिन अग्रवाल जी ने कभी भी जो है परिमल प्रकाशन को नहीं छोड़ा। कई प्रकाशकों ने उन्हें लोभ दिया, लेकिन उन्होंने परिमल प्रकाशन को नहीं छोड़ा। इसीलिए केदारनाथ जी को शिव कुमार सहाय पिता तुल्य मानते थे और वे उन्हें बाबूजी कहते थे। तो अग्रवाल जी ने कई प्रकाशनों को इसी कारण ठुकरा भी दिया था। तो ये एक अच्छी सीख जो है हमें उनके जीवन से देखने को मिलती है। इनकी कविताएं अपने समय का दस्तावेज हैं। उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए पूरे कालखंड को समझना जरूरी है। इनकी कविताओं में किसान, मजदूर, राजनीति, प्रेम सभी विषय समाहित हैं। इनकी कविता में प्रेम संपूर्ण सृष्टि को समाये हुए है। वह केवल पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका तक सीमित नहीं है। इसमें प्रकृति, मनुष्य, प्रकृति, नदी, नाला, पहाड़, खेत, खलिहान, बाग, बगीचे सब हैं। प्रेम पर इनकी छोटी सी कविता है। चंपई, आकाश तुम हो, हम जिसे पाते नहीं,
बस देखते हैं। रेत में आधे गड़े, आलोक में आधे खड़े, असीम सौंदर्य की एक लहर, नदी से नहीं, समुद्र से नहीं, देखते ही देखते उमड़ी तुम्हारे शरीर से छाप कर छा गई। तो जीवन का अकेलापन, मैंने उनकी उन्हीं कविता की पंक्तियों उन पंक्तियों को लिया है जो मुझे विशेष लगा और जिसके माध्यम से मैं उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डाल सकूं। वे कहते हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। जीवन का अकेलापन हर किसी को उदास निराश कर देता है। लोग अब प्रकृति से दूर हो गए हैं, जिसके कारण या तो जंगल भी नष्ट हो गए या फिर नदी समुद्र केवल पर्यटन स्थल बनकर रह गए। अब कोई उन्हें देखने समझने नहीं जाता। आजकल तो सेल्फी का जमाना है। कहीं भी नदी झरना देखा तो उसके सौंदर्य का आनंद उठाने के बजाय सिर्फ फोटो निकाल कर पोस्ट करने में ही लोग, आज की युवा पीढ़ी लगी रहती है। इसी कारण जो है, कवि नदी की वेदना को व्यक्त करते हैं। उन्होंने नदी को उदास देखा, उस पर बादल की छाया। नदी सो रही थी, अर्थात प्रवाह नहीं था। उस पर बादल की छाया अर्थात दुख के बादल थे। कवि तो नदी से बातें करने गए, पर वे ऐसे ही लौट आए। कवि ने नदी को स्त्री के रूप में, बादल को उसके वस्त्र के रूप में चित्रित किया। यहाँ कवि स्त्री के प्रति सम्मान और अभिमान व्यक्त करते हैं। इनकी और एक कविता के पंक्तियां हैं। दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। जहां मिला मैं, कविताओं ने मुझे उठाया, हम दोनों ने वहां प्रातः का सूर्य जगाया। कहते हैं कि जो गिरकर उठता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो टूटकर जुड़ा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह आंतरिक ताकत साधारण मानव के आत्म संघर्ष का ही परिणाम है। साधारण मानव के इस संघर्ष में यदि कोई न्याय संघर्ष के साथ यदि कोई न्याय कर सकता है तो वह है कविता। कवि अपने शब्दों के माध्यम से आम जनता की क्षमता को उजागर करते हैं। हर कवि जीवन के संघर्ष, दुख, वेदना को उसकी कमजोरी, मजबूरी के रूप में व्यक्त करता है। किंतु केदारनाथ अग्रवाल जी उसी गरीबी, दुख को उसकी जिजीविषा के रूप में व्यक्त करते हैं। कवि अपनी कविता को आम आदमी के दुख से जोड़ते हुए उसे जीवन की प्रेरणा के रूप में अभिभूत कर एक आशावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। मैं नारी का प्रेमी, मेरी प्रीत अपावन, गंदी मेरी भाव राशि, सब गीत अपावन। नहीं नहीं, यह रिमझिम रिमझिम, सावन सावन, प्यारी तरुण तड़ित का करता है आवाहन। नारी सृष्टि की सुंदर रचना है, जिसे पाकर मानव जाति कृतार्थ हुई है और उससे ही जीवन अर्थपूर्ण है। ये जानते हुए भी पुरुष जाति ने सदा नारी जाति को भोग्या के रूप में ही देखा। तभी कवि कहते हैं, मैं अर्थात सभी पुरुष जाति नारी प्रेमी हैं, लेकिन उसके प्रति दर्शाने वाला उनका प्रेम अपावन यानी अपवित्र है। नारी के प्रति उनका भाव, गीत सब अपावन है। इसने प्रेम की रिमझिम बूंदों को बरसाने की आवश्यकता है। ऐसा स्नेह भाव रखते हुए कवि स्त्री के प्रति सुंदर भाव का आह्वान करते हैं। वे चाहते हैं मानव समाज का आधा हिस्सा जो स्त्री है, उसके प्रति समाज की भावना प्रेमपूर्ण हो, जो पूजनीय भाव युक्त हो। वे नारी की भूमिका को समझते हैं, तभी वे आह्वान करते हैं। फिर वो आम आदमी के बारे में कहते हैं, जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाम बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जिस प्रकार गहने बनाने और उसे आकार देने के लिए सोना जितना तपाया जाता है, वह उतना ही निखर कर आता है। उसी प्रकार आम आदमी भी जीवन के संघर्षों, समस्याओं से जूझकर अपने आप को जीवन की लड़ाई लड़ने में सक्षम बनाता है। जिसने हर बाधा को पार किया, जिसने सूर्य के तेज को सहा और स्वयं सूरज के घोड़े के समान उसके रथ का सारथी बना,
हो उसे कौन मार सकता है। केदारनाथ अग्रवाल जी को जनसाधारण पर और उनके सामर्थ्य पर अटूट विश्वास था। तभी वे कहते हैं, जिसने जीवन की धूल चाटकर अपना जीवन जिया है, उसे धूल चटाने का सामर्थ्य किसमें है। मार हथौड़ी, कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोड़। एक लोहार हथौड़े की चोट देकर उसे आकार देता है। गरम लोहे को जितनी मार पड़ेगी उतना ही उसका आकार निखरेगा। जैसा कि कमियों और गरीबी की चक्की में पिसकर एक गरीब अपने जीवन को निखारता है, यह स्थिति बदलेगी। वे आशावादी थे। न बुझी आग की गांठ है, सूरज हरेक को दे रहा रोशनी, हरेक के लिए जल रहा, ढल रहा, रोज सुबह निकल रहा, देश और काल को बदल रहा। ये एक आशावादी सकारात्मक विचारधारा है। जिस प्रकार सूरज जितना जलता उतनी रोशनी आती है, वैसे ही गरीब जितना तपेगा वह उतना ही निखरेगा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। नहीं कुछ फिकर, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। आज हम सब लोग किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिसके कारण अपनी भावनाओं को सहज रूप से नहीं बता सकते, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जी अपने आप को खुलकर बताते हैं। वे कहते हैं, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। आज हमें सभी पूर्वाग्रहों, मान, अपमान, अभिमानों को से ऊपर उठकर सच्चाई और सफाई से जिंदगी जीना है। तो मैं अंत में यही बताना चाहूंगी, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। देखिए उनकी जो विचारधारा है, भले ही हम गरीब हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक उम्मीद है। क्या है? हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों को खेती करने को, फूलों की खेती करने को, विद्या की खेती करने को, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कवि की ये पंक्तियां भारतीयों के लिए प्रेरणा है, जो अभावों, विसंगतियों, समस्याओं से जूझते हुए जीवन को आनंद से जीने का रास्ता दिखाती हैं। इसीलिए कवि पूरे हिंदुस्तान को एक सकारात्मक दृश्य व्यक्त करते हैं। तो इनकी जो ये लंबी यात्रा है, काव्य की बहुत लंबी यात्रा है। इस लंबी, सार्थक, सफल, रचनात्मक यात्रा के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को सोवियत लैंड नेहरू कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। 22 जून 2000 को इस साधक की साधना ने आखिरी सांस ले अपनी इस यात्रा को पूर्ण विराम दिया। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे जो है यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में अपने कुछ विचार जो हैं आपके समक्ष रख सकूं। तो मुझे ये अवसर देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत उत्तम उद्बोधन। और मानव समाज की जो भावनाएँ नारी के प्रति कैसी होना चाहिए, कवि 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 की भावनाओं के साथ-साथ आपने कवि की कविताएँ सुनाकर उसको समझाया। मान-अपमान अभिमान से ऊपर उठें और सच्चाई और सफाई से जीवन जीना चाहिए, आपने अपने वक्तव्य में कहा। और आज की जो युवा पीढ़ी है, वो प्रकृति से बातें करने और प्रकृति का आनंद लेने नहीं जाती, बल्कि सेल्फी लेने और फ़ोटो खिंचवाकर उसको वहीं पूर्ण विराम देती है। प्रकृति से उतना नहीं जुड़ती जितना कि कवि जुड़ते थे। एक नदी को उन्होंने नारी की तरह देखा। तो बहुत सुंदर उद्बोधन है आपकी। जैसे आज प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं लोग, आपने अपने उद्बोधन में कहा। सचमुच आपने कवि के साथ-साथ अपने भी कहीं-कहीं भाव व्यक्त किए, वो भी बहुत सुंदर थे। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत उत्तम उद्बोधन है। और साथ-साथ में यहाँ पर तालियाँ वगैरह सब कुछ आते जा रहे थे मैसेज वगैरह में। तो बहुत सुंदर उद्बोधन। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम आपके कि बहुत सुंदर ज्ञान भरी जानकारी सुनने को मिली। और इससे पहले भी आदरणीय प्रोफ़ेसर संजय शर्मा सर ने भी बहुत सुंदर समझाया कि किसान की संवेदना के कवि थे। और वो चाहते हैं कि दोबारा आज वो होने चाहिए, ऐसे कवियों की आज भी आवश्यकता है। अनुभव से युक्त ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, उन्होंने बताया। और प्रगतिवादी कवि जनजीवन से जुड़े, धरती से जुड़े हुए कवि थे, जो हमारे पहले के वक्ता थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। चलिए आज बहुत
सुंदर सुंदर उद्बोधन सुनने को मिले हैं, बहुत अच्छे ज्ञानपूर्ण, जिसको लगता है कि सुनते ही जाएं। हमारे साथ जुड़ी हुई है सीमा वर्मा जी, उनका स्वागत करते हैं। भारतीय निकाय जी, उनका भी स्वागत है इस मंच पर। चलते हैं अगले वक्ता की ओर। माझी ना बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता है। और इस हिंदी साहित्य, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के नदी में हम अपनी नाव को प्रगतिवादी कवि की ओर ले चलते हैं, जिसमें कि अगले वक्ता के साथ साथ हम सुनेंगे उनकी कवि और कवि की रचनाओं, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। हमारे अगले वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर सोनाली हरदास जी, प्रमुख हिंदी विभाग, श्री साईं बाबा महाविद्यालय, शिरडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस आभासीय पटल पर। कृपया अपना वीडियो और ऑडियो दोनों खोलें। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की उपाध्यक्ष महोदया आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेक जी, जो कि अपने स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ी देर से जुड़ी, लेकिन जुड़ गई, इसलिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महोदय आपका स्वागत है कि आप तबीयत ठीक नहीं थी तब भी जुड़ी, स्वागत है आपका। एक बार मैं फिर से नाम लेती हूँ, डॉक्टर सोनाली हरदास, प्रमुख हिंदी विभाग, श्री साईं महाविद्यालय, शिरडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र से। सोनाली जी आप जुड़ी हुई है ना? मुझे क्योंकि कुछ लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप जुड़ी हुई हैं तो कृपया आप अपना वीडियो और ऑडियो खोल लीजिए। मैडम जी जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, उपस्थित अध्यक्ष द्विवेदी, थोड़ा सा मैम ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे थोड़ा नेट ठीक आ रहा हो, तो हम आपकी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, या फिर आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए तो शायद फिर आवाज स्पष्ट आ जाए। नहीं आवाज नहीं, आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, स्पष्ट नहीं आ रही है। थोड़ी ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ आपकी आवाज हम अच्छे से सुन सकें। एक बार यदि लेफ्ट हो जाएंगे फिर जुड़ेंगे तो आवाज अच्छी आएगी दीदी। हाँ, तो कोशिश कर लीजिए एक बार लेफ्ट होके दोबारा जुड़ने की। जी हाँ, आवाज हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ, ओके ठीक है मैडम जी। एक मिनट। सम्माननीय आभासी मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, उसी के साथ विजया लक्ष्मी जी, रश्मि जी, पुष्पलता जी, उसी के साथ साथ विशेष नाम लेना चाहूंगी डॉक्टर भारत शेनकर जी की कृपा यहाँ पर मैं अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रही हूँ, तथा पर सादर प्रणाम करते हुए अपने मंतव्य की ओर मुड़ती हूँ। तो यहाँ पर अभी दो वक्ताओं ने बहुत ही सुंदरता से केदारनाथ अग्रवाल जी पर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है, जिनमें उनका प्रगतिवाद है, प्रकृति चित्रण है, या उसी के साथ उनका व्यक्तित्व है, इसके ऊपर तो बहुत ही सुंदरता से जानकारी प्रस्तुत कर दी है। यहाँ पर केदार अग्रवाल को ध्यान देना, केदारनाथ की गतिविधिता, केदारनाथ का बोध तथा केदारनाथ अग्रवाल का प्रकृति चित्रण, इन तीन बिंदुओं पर विशेष लक्ष्य केंद्रित करूंगी। सर्वप्रथम केदारनाथ अग्रवाल की प्रगति चेतना पर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का स्थान प्रमुख है। शोषण के विरोध करने वाले ऐसे कवि हैं जिन्होंने
की एवं की खुलकर निंदा की है। वे शोषक वर्ग को जनता का मांस नोचने वाला गिद्ध कहते हैं। मतलब बिल्कुल ही उन्होंने स्पष्टता से यहाँ पर वक्तव्य किया है कि पूंजीपतियों को वे गिद्ध कहते हैं। शोषक वर्ग को जनता का मांस नोचने वाला गिद्ध कहते हैं। किसानों की दयनीय दशा के लिए वे पूंजीपतियों को, मिल मालिकों को, सूदखोरों, राजनीतिक नेताओं को उत्तरदायी ठहराते हैं। देश की वर्तमान दशा का चित्रण करते हुए वे करोड़ों बेरोजगारों की बात करते हैं, भूखे नंगे लोगों का चित्रण करते हैं। गांव के अधिकांश युवकों को पैतृक संपत्ति के नाम पर क्या मिलता है, इसका चित्रण उनकी निम्न कविता में किया गया है। जिस प्रकार से शर्मा जी ने भी इस काव्य को यहाँ पर दोहराया था कि जब बाप मरा तब क्या पाया भूखे किसान के बेटे ने। जब हेलो बाप मरा। हाँ नमस्कार सर, मैं थोड़ी देर में आप लगाती हूँ। हाँ मैडम जी। अग्रवाल जी पर ना वो चल रही है ऑनलाइन प्रोग्राम। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हो मैडम जी? हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए मैम। हाँ, जब बाप मरा तब क्या पाया भूखे किसान के बेटे ने। घर का मलबा, टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती, चबरौधे जूते का तल्ला, छूटी टूटी बुढ़ियाओंगी, दर की गोर सी बहता हुक्का, लोहे की पत्ती का चिमटा। मतलब देखिए बहुत ही सुंदरता से किसान को क्या मिलता है कि लोहे का चिमटा है, हुक्का है या जूते का तल्ला है, इसके साथ उसकी दूसरी संपत्ति नहीं हो सकती। इतनी दयनीय अवस्था आज के किसान के बेटे की है। इसी के साथ उन्हें प्रगतिवादी कविता का संबंध जनसाधारण के जीवन से होता है, इसलिए इन कवियों को जनवादी कवि भी कहते हैं। चंदू और चैतू शीर्षक कविताओं में कवि ने जो चरित्र गढ़े हैं वे हमारे ग्रामीण युवकों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। उन्हें न अपनी दुर्दशा की चिंता है और न भविष्य की चिंता। चंदू इसी वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जिसका वर्णन निम्न पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदरता से किया है। वे कहते हैं, चंदू चना चबैना खाता, मुफ्त मिले अपने जीवन के घंटे मिनट सैकड़ों गिन गिन, कभी मांगते पैसा ईश्वर समाज संपदा, विद्या बुद्धि विवेक खोजता, कभी नहीं वह समय गवा। मतलब आज युवक केदारनाथ जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। केदारनाथ जी जनवादी कवि को जीवन का है जो अपनी कविता से लोकमंगल करता है। उदाहरण के स्वरूप में वे कहते हैं, हम लेखक है कथाकार है, हम लेखक है कथाकार है, हम जीवन के भाष्यकार है, हम कवि है जनवादी, हम कवि है जनवादी, हम सृष्टा है श्रम शासन के, मृतमंगल के उत्पादन के, हम दृष्टा हितवादी। मतलब उन्होंने स्वयं को हितवादी भी कहा है। किसके हितवादी? श्रम शासन के। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर को एक ऐसी अफीम मानता है जो जनसाधारण को लाचार कर शोषण के विरुद्ध को रोकती है। कवि ने पर व्यंग्य करते हुए देवमूर्ति, सोने के देवता, ऑर्डिनेंस जैसी कविताएं लिखी है। शासन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, पारस्परिक सद्भाव समाप्त होता जा रहा है और भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी की जा रही है। मतलब हर घर में, परिवार में जो भाई भतीजावाद है उसका भी उल्लेख कवि अपने काव्य में करते हैं। वे कहते हैं, जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता रहा पर जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी, जो हर पराधीन देश की मुक्ति में लगा रहता था पर जिसके अपने ही अंग पराये बंधनों में जकड़े रहे। मतलब कवि ने जन की तो बात कही है, उसके साथ साथ घर की भी बात कही है। गांव के किसान, मजदूर, श्रमिक उनकी कविताओं में प्रमुखता से विद्यमान है। वे वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं क्योंकि वह शोषण को बढ़ावा देती है। जो हाथ चट्टान को तोड़ नहीं सकते उनका टूट जाना ही श्रेयस्कर है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है कि हाथों को उन्होंने चट्टानों की उपमा दी है। वे कहते हैं, हाथ जो चट्टान को तोड़े नहीं वह टूट जाए। मतलब हाथों को तोड़ देने की भी बात वे कहते हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण केदारनाथ जी की कविताओं में प्रचुरता से हुआ है। वे मध्य वर्ग के खोखले आदर्शों एवं सर्वहारा वर्ग के श्रम संघर्ष से पूर्ण परिचित है। कली और बबुल नामक कविता में उन्होंने प्रतीक शैली में धनी और निर्धन का अंतर स्पष्ट किया है। जैसे कली निगाह में पली, हिली डुली कपोल में,
कली निगाह में पली, हिली डुली कपोल में, हृदय प्रदेश में खुली, तुली हंसी की तोल में। बबुल आप ही पला, हवा से वह न डर सका। बबुल आप ही पला, हवा से वह न डर सका। कठोर जिंदगी चला, न जी सका न मर सका। धर्मांधता पर व्यंग्य भी प्रगतिवादी कवियों की पहचान है। केदारनाथ अग्रवाल ने चित्रकूट की यात्री नामक कविता में भारतीयों की धर्मांधता पर व्यंग्य करते हुए लिखा है। चित्रकूट के बौडम यात्री सतुआ गहू गठरी में बांधे, गठरी को लाठी पर साधे, लाठी को कांधे पर टांगे। दिन भर अधर्म करने वाले, पर नर को ये ठगने वाले, पर संपत्ति को हरने वाले। मतलब धर्मांधता की पूरी खोल यहाँ पर वे प्रस्तुत करते हैं या खोलते हैं। बंगाल का अकाल नामक कविता में भी उन्होंने भूख से बेहाल व्यक्तियों का जो चित्रण किया है वह उनकी यथार्थवादी एवं प्रगतिशीलता का चित्र प्रस्तुत करता है। कवि बाप बेटे के ऊपर यहाँ पर काव्य रचते हुए अकाल का चित्रण करते हैं। वे कहते हैं, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनरीति बर्बर। राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता है। मतलब अकाल ने मनुष्यों को, अपने बच्चों को भी बेचने के लिए यहाँ पर तैयार कर दिया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि क्रांति का बिगुल बजेगा और भूखी प्यासी युग की मांग किसी न किसी दिन सागर में अवश्य जा मिलेगी। उनका हृदय विश्वास से भरा है, सूर्य को छुट जाएगा। कवि कब से सूर्य को उदित होने की बात करते हैं वे यहाँ पर देखेंगे। पर निश्चय है, दृढ़ निश्चय इतना कि निश्चय है पर दृढ़ निश्चय इतना, दिनकर आएगा लपटों से लिपटा, भस्मीभूत करेगा कोहरा क्षण में, प्यारी धरती को स्वाधीन करेगा। उनके विवेचन से स्पष्ट है कि कविवर केदारनाथ अग्रवाल सच्चे अर्थों में प्रगतिवादी चेतना से युक्त कवि है। यह हुई केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रगतिवादी। हम देखेंगे कि अग्रवाल का सौंदर्य बोध, उनके काव्य में सौंदर्य कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति एवं सौंदर्य के कवि है, किंतु उनकी प्रकृति चेतना जिस प्रकार छायावादी प्रकृति चेतना से अलग है, उसी प्रकार उनका सौंदर्य बोध भी छायावादी सौंदर्य चेतना से अलग है। प्रगतिवादी कवि सौंदर्य को समस्त प्रकृति में व्याप्त मानते हैं, के सभी पक्षों में वे सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं। उन्हें खेत खलिहान में प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा में, नदी वन पर्वत में वह सौंदर्य दिखाई पड़ता है। उनका सौंदर्य बोध यथार्थ की कड़ी धूप से निसृत है। छायावादियों की भांति वे कल्पना लोक में सौंदर्य का संधान नहीं करते, अपितु आसपास के जीवन में इसी सौंदर्य को देखते हैं। उन्हें यह सौंदर्य ज्वार के खेत में दिखाई पड़ता है। ज्वार के खेत के ऊपर वे अपना काव्य लिखता है कि ज्वार खड़ी खेतों में लहराती है, ज्वार खड़ी खेतों में लहराती है, कहती है मेरे यौवन को बढ़ने देना, शाम सवेरे के रंगों में रंगने देना, मस्त हवा के हिलकोरों में हंसने देना। उन्हें वासंती हवा में इस सौंदर्य के दर्शन होते हैं। वह निडर होकर स्वच्छंदता के साथ सर्वत्र विहार करती है। एक चित्र यहाँ पर द्रष्टव्य है। कसम रूप की है कसम प्रेम की, कसम रूप की है कसम प्रेम की है, कसम इस हृदय की सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ बड़ी बावली हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। केदारनाथ अग्रवाल की सौंदर्य सृष्टि मार्क्सवादी सौंदर्य चेतना से अनुप्राणित है, क्योंकि यह प्रगतिवादी कवि है, इसलिए उनका सौंदर्य बोध छायावादी भावुकता से अलग है। वे सौंदर्य को जीवन से पृथक नहीं मानते। ग्रामीण जीवन का सौंदर्य उनकी कविताओं में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। छोटा सा गांव उन्हें केसर की क्यारी सा प्रतीत होता है। कवि गांव के ऊपर काव्य लिखता है कि छोटा सा गांव हुआ केसर की क्यारी सा, छोटा सा गांव हुआ केसर की क्यारी सा, कच्चे घर डूब गए कंचन के पानी में। बहुत ही सुंदर रचना है। कवि को पैरों से लिपटी धूल गांव की गोरी जैसी लगती है, जो उपेक्षिता होकर नीचे पड़ी हुई है। लिपट गई जो धूल पांव से वह गोरी है इसी गांव की, लिपट गई जो धूल पांव से वह गोरी इसी गांव की है, जिसे उठाया नहीं किसी ने इस पर मीठा जो खड़ी है, एक बराबर ये चना चना, एक बीत के बराबर ये ढींगना चना, पर का
बीच में ऐसी हटी देह की पतली कमर की है लड़ी। कवि ने सौंदर्य के उन्माद एवं वैभव को अपने आसपास के जीवन में देखा है। सावन की गुदगुदी हवा मन को मुक्त करती है। सावन की गुदगुदी हवा से मस्त हुआ पट्टे केला। सावन की गुदगुदी हवा से मस्त हुआ पट्टे का पेड़ तले हुए में बैठा लगा बने कुंवर मन की। केदारनाथ जी काव्य संकलन के बादल में प्रेम परक कविताएं हैं जो कवि की सौंदर्य दृष्टि एवं प्रणय भावना को व्यक्त करती है। वह यह स्वीकार करती है कि प्रिया की याद से कविता का जन्म अनायास हो जाता है। बहुत ही सुंदर कल्पना की है कि प्रिया की याद में काव्य निर्मित होता है। कविता यो ही बन जाती है बिना बनाए। कविता यो ही बन जाती है बिना बनाए क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कविवर केदारनाथ अग्रवाल की सौंदर्य चेतना ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है। वह हृदय की वास्तविकता अनुभूति है तथा उसमें काल्पनिक भावबोध का नितांत अभाव है। यह सौंदर्य दृष्टि मार्क्सवादी चेतना से भी अनुप्राणित है। इसी प्रकार से उनका सौंदर्य बोध अनुपम एवं अनूठा है। अब हम कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रकृति देखेंगे। हिंदी के प्रगति कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का प्रमुख स्थान है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं तथा आग का आईना। नींद के बादल में कवि की प्रणय विषयक रचनाएं है, जबकि युग की गंगा पूर्णतः प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत कविताओं का संकलन है। सामायिक समस्याओं का चित्रण भी की कविता हुआ। लोक में जीवन के यथार्थ को देखा जा सकता है, जबकि फूल नहीं रंग है काव्य कृति में व्यंग्य का स्वर प्रमुख है। आग का आईना उनकी प्रौढ़ रचनाओं का संकलन है। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिवादी कवि है, किंतु प्रकृति चित्रण के लिए अधिक ख्यातनाम है। जनवादी कवि होने के कारण उन्होंने ग्रामीण प्रकृति के चित्र अपनी कविता में अधिक उतारे हैं, जो खेत खलिहान से संबंधित है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, फसल सब कुछ उनकी कविताओं में उपलब्ध हो जाते हैं। दृश्य नामक कवि में उन्होंने धरती को आदि रूप में देखा है। जैसे कि कवि कहता है, आसमान की ओढ़नी ओढ़ है धनी रिया, मां की ओढ़ सवरी करते हुए से पत्तों गाते मन गेह डगरिया। कवि केदारनाथ की प्रकृति पर खंडती का प्रभाव है। नदी का सौंदर्य उनकी कई कविताओं में मिला है। विविध वह प्रकृति वाली प्रकृति कोई के पौधे की शोभा कैसे चित्रण किया है। यह उस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर स्पष्ट आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर लें तो शायद अच्छी से आवाज आने लगे। वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, आप बोलिए तो शायद स्पष्ट आवाज आ जाए। अभी आवाज आ रही है मैम? हाँ, थोड़ा व्यवधान आ गया था। हाँ, अब स्पष्ट आ रही है। बोलिए मैम, शुरू कीजिए। अब फिर से नहीं आ रही, थोड़ा
थोड़ा स्थान बदल के देखने की कोशिश कीजिए मैम। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही महोदय आपकी। थोड़ा सा ऐसी जगह चली जाइए जहाँ नेट ठीक से आ रहा हो। इसलिए अ, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पर अच्छे से आया है। तब तक मैं नाम गिनाए देती हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय अनीता सक्सेना जी, रस्तोगी जी, तस्लीमा जी, अमृता जी, और रामचंद्र जी, फरत उनिसिया जी, रंजन जी आदि अन्य अनेक विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन है इस आभासीय पटल पर आप सभी का। जी महोदया देखिए आवाज। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। कहीं दीनबंधु आर्या सर हाथ उठा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या? उनका हैंड रेज होके आ रहा है। सोनाली जी आप शायद वो दोबारा जाके दोबारा आने वाली हैं। आवाज स्पष्ट आने के प्रयास चल रहे हैं उनके, जिससे कि आवाज ठीक से आ पाए, यही प्रयासरत हैं। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, शायद वो दोबारा जुड़ेंगी और अपना उद्बोधन पूरा करेंगी। आज की दुनिया बस नेट पर जुड़ी हुई, नेट के ही सहारे हो गए हैं हम सभी क्योंकि तब तक मैं केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाओं के नाम गुनाए देती हूँ। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर। जी आ गई शायद। हेलो। हाँ, स्वागत है महोदय आपका। जी हाँ, जी हाँ। जी अब स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ, सॉरी मैडम जी। जी हाँ, मतलब यहाँ पर थोड़े से बादल गिर कर आए हैं, बाहर बारिश भी हो रही, इसलिए बीच-बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो आप रहा है। प्रकृति चित्रण का वर्णन कर रही हैं, ठीक है? तो कभी के तो वहाँ पर भी प्रकृति जी हाँ, अपना जी हाँ। उदम बता रही है कि क्या चल रहा है। जी, स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम जी। जी हाँ। अ, प्रकृति के माध्यम से कवि ने यहाँ पर शोषण का भी चित्रण किया है कि वे अ, श्रमिक संघर्ष का प्रतीक गेहूँ को मानते हैं और कहते हैं, काली मिट्टी काले बादल का बेटा है, टक्कर से टक्कर देता, धक्के देता है। रोड़े से वह बेहारे लोहा लेता है, नंगे भूखे काले लोगों का नेता है। ऊंचा गेहूं डटा खड़ा है, ताकत की मुट्ठी बांधे है, नुकीले भाले ताने हैं। यहाँ हवा पेड़ों पर थाप लगाकर ढोलक बजा रही है, पक्षी कलरव करते हुए भाग गा रहे हैं और खेत नृत्य कर रहे हैं, जैसे माटी थाप हवा की पड़ती, माटी थाप हवा की पड़ती, पेड़ों की बज रही ढुलकिया, जी भर फाग पखेरु गाते, ढरकी रस की राग गगरिया। कवि को बादलों की गर्जना ऐसी लगती है मानो श्रमजीवी की गर्जना हो। सागर उसे चारों ओर से बंदी दिखाई पड़ता है और उसके बंधनों को देखकर उसे मुक्त करने हेतु बादल गंभीर घोष करते हैं, जैसे घन गरजे जन गरजे, बंदी सागर को लख कातर, एक रोष से घन गरजे, शत विक्षत लख हिमगिरी अंतर, एक घोष से घन गरजे। कविवर केदारनाथ जी की प्रकृति पर कविताओं में बुंदेलखंड की धरती की सौंधी महक है। कवि ने प्रकृति का प्रयोग कवि ने जनवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए भी किया है। उनकी कविता दो जीवन में कली पूंजीवादी जीवन का प्रतीक है, जबकि बबुल सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। केदारनाथ अग्रवाल का मन खेत खलिहान की प्रकृति में बहुत रमा है। लहराती हुई ज्वार का सौंदर्य मन को मोह देता है। वसंत में प्रकृति का रूप निखर जाता है। वसंती हवा में कवि ने हवा का मानवीकरण करते हुए उसे मस्त मौला मुसाफिर के रूप में चित्रित किया है। केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति के मधुर, मादक एवं सरस चित्र ही अंकित किया है। वे उसकी मस्ती, आनंद को अपने काव्य का विषय बनाते हैं। यह प्रकृति निराशा में आशा का संचार करती है। वसंती हवा सबको प्रेम का आंसू पिलाकर जिलाए हुए है। जिस प्रकार से वही, हाँ वही, जो सभी प्राणियों को पिला प्रेम आसव जिलाए हुए है। हवा हो, हवा, मैं वसंती हवा हूँ।
इस प्रकार से केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रकृति चित्रण भी यहाँ पर मनोरम दिखाई देता है। इस प्रकृति चित्रण में छायावादी भावुकता, रोमणीयता एवं कल्पनाशीलता का चिंतन नितांत अभाव है। यह तथ्यपरक है तथा यथार्थ से संबंध है और उसमें जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते हैं। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी उनकी प्रकृतिपरक रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रकार से केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रगतिवाद, सौंदर्य बोध तथा प्रकृति चित्रण देखा जा सकता है। और यहाँ पर मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ और अंत में सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करते हुए यहाँ पर मेरा मंतव्य प्रस्तुत करने के लिए आपने जो सहमति दर्शाई, इसलिए आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका उद्बोधन। आपने कहा कि जनवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रकृति चित्रण का सहारा लिया कवि ने, और शोषक वर्ग को बोला कि मांस नोचने वाला गिद्ध कहते हैं कवि, और श्रम शासन के हितवादी कहा है। मध्य वर्ग के खोखले आदर्शों और भारतीयों की धर्मांता पर लिखा है कवि ने, ऐसा भी आपने बताया। ज्वार के खेत के में जो सौंदर्य दिख जाता है कवि को, और हृदय की वास्तविक अनुभूतियों को ही कवि लिखता है, ऐसा भी आपने बताया। बहुत सुंदर उद्बोधन आदरणीय महोदय आपने। आज के तीनों वक्ताओं में हमें ऐसा लगा कि कहीं भी एक बात को दोबारा नहीं भूला गया, जिससे कि आज की गोष्ठी और सुंदर बन पड़ी कि सभी बहुत अच्छे से सुन रहे थे इस गोष्ठी को, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि चीजें दोहराई जा रही हैं। बहुत बहुत सुंदर आपका उद्बोधन, अत्यंत जानकारी से भरपूर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आभार आपका। और अब हम चलते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर, डॉक्टर विजया लक्ष्मी रामटेक जी की ओर, जो कि उपाध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश से। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय महोदय आपका, और कहूंगी कि मार हथौड़ा कर चोट, दुनिया की जाती ताकत हो, जल्दी छवि से नाता जोड़। और ये अपने हथौड़े की चोट अपनी बीमारी पर मारकर हमारे साथ महोदय आ गई हैं। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस आभासीय पटल पर अध्यक्षीय भाषण है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। स्वागत है। पटल, हाँ, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और अब तक जिन वक्ताओं ने, मैं एक को तो नहीं सुन पाई, मैं थोड़ा विलम्ब से जुड़ी थी, लेकिन जिन्होंने भी बोला बहुत अच्छा बोला। और मतलब कहना चाहिए कि उन्होंने श्रम किया है इस चीज को, आलेखों को तैयार करने के लिए। उनका श्रम स्पष्ट नजर आता है कि उन्होंने काफी कोशिश की है कि उनका वक्तव्य, उनका जो भी उद्बोधन है वो बहुत अच्छा बन सके। इसके लिए सबके आभारी हूँ कि मतलब इस पटल पे हमेशा हम कुछ अच्छा विषय, अच्छी बातें और उससे जुड़ी जितनी भी क्या कहना चाहिए विशेषताएं हैं उनको समझने की और समझाने की कोशिश हम करते हैं। उस श्रृंखला में, उसी कड़ी में भी बहुत अच्छा प्रयास रहा है। आज का जो विषय है कि प्रगतिवाद और क्या कहना चाहिए कवि केदारनाथ अग्रवाल। अभी तक इतना सब कुछ आप लोगों ने सुना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है, जो बहुत ही, जो पंक्तियां जो उनको सीधे सीधे हमारे सामने स्पष्ट करती हैं, वो पंक्तियां हैं, दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने मन को कविता की ममता से जोड़ा। तो ये एक, हाँ, कविता की ममता, ये बहुत बड़ी बात है। हम कभी कहते हैं माँ का आंचल, फलाना आंचल, ठिकाना आंचल, यहाँ जोड़ा वहां जोड़ा, जब मन दुखा तो हम कहाँ कहाँ गए। लेकिन एक रचनाकार की ये कहना चाहिए कि उसकी संवेदना है कि वो अपने आप को, अपनी रचनाओं को समर्पित करता है। मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, जो भी मुझ में क्षमता है, वही मेरे लिए ममता का आंचल है कि मैं जब कुछ भी पीड़ा में रहूंगा, जब किसी संकट में रहूं, जब कभी मेरा मन दुखे या मन प्रसन्न हो, हम जब माँ के आंचल में घुसने की कोशिश करते हैं, जब हम बहुत खुश होते तब भी वहीं जाते हैं, और दुखी होते हैं तब भी उसी का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से अपने आप को, अपनी कविताओं को इतना ऊंचा स्थान देना, ये उस कवि की विशेषता है। अब एक मेहनत कश से दूसरे मेहनत कश तक, एक आम आदमी से दूसरे आम आदमी तक का सुख दुख और संघर्ष की आवाज पहुंचाने का माध्यम केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं और कविताएं की रही हैं।
हालांकि उन्होंने गद्य भी लिखा है, लेकिन उनके गद्य हैं पर गद्य का बहुत ज्यादा उल्लेख कहीं मिलता नहीं। उन्होंने यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, उन्होंने साक्षात्कार भी लिखा है, लेकिन हमको वो सब उपलब्ध इस समय नहीं है। हमको मिल रहा है कि उनकी कविताएं मिल रही हैं। ये जो है बांदा के किनारे बहने वाली केन नदी से केदार जी गहरे से जुड़े रहे, क्योंकि बांदा के रहने वाले थे। जैसे इस नदी से जुड़ा है किसान, मजदूर, मेहनतकश, वैसे केन नदी केदारनाथ की लंबी साहित्यिक यात्रा और संघर्षपूर्ण जीवन की पूरी साक्षी है और उनकी कहानी। वे लिखते हैं, दिन ने नदी को, नदी ने दिन को प्यार किया। दिन ने नदी को, नदी ने दिन को प्यार किया। दोनों ने एक दूसरे को जिया, एक दूसरे को जी भर कर दिया। आदमी ने दिन को काटा और नदी के पानी को बांटा। नदी की जो क्षमता है वो, क्योंकि उनकी सारी रचनाएं आप देखेंगे तो केन से ही, क्योंकि केन नदी के किनारे वो बहुत बहुत प्यार करते थे उस नदी को, क्योंकि उनके बांदा में बहती थी वो नदी। तो कितना अच्छा लिखते हैं कि दिन ने नदी को, नदी ने दिन को प्यार किया। दोनों ने एक दूसरे को जिया, एक दूसरे को जी भर कर दिया। आदमी ने दिन को काटा और नदी के पानी को बांटा। इसी तरह जीवन की भट्टी में तपी कविताएं केदारनाथ अग्रवाल की विशेषताएं हैं। केदारनाथ जी ने खरी खरी कहने में कोई संकोच नहीं किया। वो कहते हैं, लोग पैसे टटोलते हैं, लोग पैसा टटोलते हैं, मैं सत्य टटोलता हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही मैम? बिल्कुल स्पष्ट मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए शांति से सब सुन रहे हैं। अच्छा, लोग पैसा टटोलते हैं, मैं सत्य टटोलता हूँ। लोग इज्जत टटोलते हैं, मैं बेइज्जत होना पसंद करता हूँ, इसलिए कि मुझे सत्य तो मिले। अगर मेरे मरने के बाद भी मेरी कविता अपने सत्य को टटोलने के लिए मजबूर करती है तो मुझे मिलने वाली बेइज्जती भी मुझे मंजूर है। मुझे लोगों के सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने लोगों को देने की कोशिश की है, उस तक लोग पहुंचे, वो लोगों को समझ में आए। वे वकालत करते थे, तब भी सत्य के पक्ष का ही उन्होंने साथ दिया। पीड़ित शोषित के लिए लड़े। इंसाफ की कीमत पर उन्होंने कोई भी लोभ मंजूर नहीं किया। उन्होंने कभी किसी से पैसा लेकर या किसी के बहकावे में आकर कोई काम कभी नहीं किया। इन्होंने जहां विश्व साहित्य का मंथन किया, वही कानून की किताबों का भी। जितना साहित्यकार है वो अच्छे, उतने ही अच्छे वो वकालत भी करते थे, और इसीलिए वे गरीब आदमी की इज्जत को अदालत में बचाने में कामयाब हो सके। वे भावुकता में वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। मैं आगे भी इसके बाद मैंने उनका साक्षात्कार जो मैंने देखा है, पढ़ा, जो भी है, सुना है, उसमें जो उल्लेख है मैं बताती हूँ आगे। लेकिन उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। हे मेरी तुम, इस नाम से कविता भी है उनकी। हे मेरी तुम, आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, एक दूसरे के साथ जीने का अभ्यास करें। ये अपने पत्नी के लिए वो लिखते हैं। उस कविता का शीर्षक ही है हे मेरी तुम। वे व्यक्ति पूजा के विरोधी थे। मुझे न मारो मानपान से, वे लिखते हैं, मुझे न मारो मानपान से, माल्यार्पण या गान से, मुझे ऐसे मत मारो। ये तो होता क्या है, ये लिखने का कारण ये है कि अक्सर होता यह है कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया मंच पर, आपका सत्कार किया, आपको माल्यार्पण किया, और आप थोड़ी देर के लिए सब हो सकता है कि बिक गए, हो सकता है खरीदने के लिए सब किया गया है। आज मुझे बुखार होने के कारण थोड़ा गला सूख रहा है मेरा, लेकिन आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है मैम, अच्छे से सुन पा रहे हैं। हाँ। तो उनका ये कहना था कि मुझे ना मारो मानपान से, माल्यार्पण या गान से मुझे मारने की कोशिश मत करो, मुझे ऐसे ही रहने दो जैसा मैं हूं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, कानपुर मेरे लिए इलाहाबाद से अच्छा साबित हुआ, क्योंकि वहां श्रमिक थे, मजदूर थे, और उनको एक वहां पे बालकृष्ण नवीन एक व्यक्ति मिले थे जो गद्य कविता लिखते थे, और उनकी एक लाइब्रेरी थी जहां जाकर पढ़ना उन्हें पसंद था। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि मुझे कानपुर मेरे लिए इलाहाबाद से ज्यादा पसंद था उनको। उसमें एक साक्षात्कार में मैंने उनके निराला से जब वो मिले, और उनका एक मतलब क्या कहना चाहिए, उनकी याद में, उनकी स्मृति में उन्होंने जो बात कही है, साक्षात्कार में कहीं लिखा कहीं नहीं है, साक्षात्कार में है ये,
निराला के यहाँ ठहरे। निराला जी अकेले थे, नीचे दरी पर बैठकर सुरती फांक रहे थे। उस जमाने में एक लेख जो रहस्यवाद के खिलाफ लिखा था हमने, उसमें निराला के बारे में भी कुछ थोड़ा सा लिख दिया था, और शायद उन्होंने पढ़ा था और वो लगे टहलने। वैसे हमसे उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। कभी तो फिर उनको केदारनाथ जी को लग रहा है कभी तो कोई भी हो सकता है, विद्वान भी कोई भी हो सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, सब कुछ सरल है, लेकिन आदमी बनना बड़ा कठिन काम है। बहुत बढ़िया। मैंने निराला जी को देखा जब खा के हम लोग आए। वो 3 दोस्तों के साथ गए थे, तो हम तीनों लड़के जब खा के आए तो देखा कि निराला जी हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर सफाई कर रहे थे। इसका मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मैं उनकी कविताओं के प्रति अधिक लगाव महसूस करने लगा और आत्मीय रूप से जुड़ता चला गया। उनको एकमात्र हिंदी कविता का कवि मानने लगा मैं, क्योंकि उनकी खाली कविताएं नहीं, निराला जी की खाली कविताएं नहीं, उनकी जीवन शैली को देखा, उनकी सादगी को देखा, उनके जीवन को देखा, और उनको लगा कि एक ही मात्र कवि है और वो है निराला। ये इनकी अपनी धारणा है, मैं नहीं कह रही हूँ। अपने संस्कार थे मेरे, जमीन से जुड़ा हुआ था। मार्क्सवाद पढ़ते पढ़ते और वकालत करते करते, पत्नी को प्यार करते करते, अपने गांव और नगर को प्यार करते करते मैं आदमी बन गया। वो लिखते हैं खुद के लिए कि मेरे निराला जी को देखा, उनको कवि माना, उनके जीवन के संस्कारों को स्वीकार किया, और वो कहते हैं कि मैं मार्क्सवाद पढ़ता था। मार्क्सवाद पढ़ते पढ़ते, वकालत करते करते, पत्नी को प्यार करते करते, अपने गांव और नगर को प्यार करते करते मैं भी आदमी बन गया। मैं चाहता रहा कि लोग मेरी कविताएं एक बार तो पढ़े, ना करें मेरी प्रशंसा ना करें, लेकिन पढ़े तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो उसी तरह संप्रेषित हो जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ। यह मेरी बड़ी भारी समस्या रही। मैं लंबी कविताएं नहीं लिख पाया। कारण यह है कि एक तो मेरे पास प्रखर बुद्धि नहीं, जिसे कहते हैं पांडित्य, वो मेरे पास नहीं था। मेरे अंदर उद्वेलन होता है और मैं उसे देखता हूँ, फिर उसे विश्लेषित करता हूँ। कई बार क्या कहना चाहता हूँ ये नहीं समझ पाता हूँ, तो कभी कभी एक दिन में मेरी रचना लिख जाती है, कभी महीना लग जाता है। यह मेरी कमजोरी है, मेरी मानसिकता ही कुछ ऐसी है। सारे संसार का साहित्य तो मैंने पढ़ा, पर मुझे याद नहीं है। यदि याद रहता तो मैं खट से कविता बना लेता, लेकिन इससे एक अच्छाई जरूर हुई कि मैं अपनी कविता लिख सका। वो उनका ये कहना है कि भाई सबके साहित्यकारों की रचना अगर मैंने पढ़ी सुनी, बड़े विश्व के सारे साहित्यकारों की, और अगर मैं उनको समझने की कोशिश करता तो उनकी शायद कॉपी कर लेता मैं। अच्छा है ना कि मुझे याद ही नहीं रहता था। इससे एक अच्छा क्या हुआ कि मैं अपनी रचनाएं लिख सका, अपनी कविता लिख सका, अपने किसान की कविता लिख सका, अपने हिंदी की कविता लिख सका। कविता की मैं किसी दूसरे की कविता नहीं लिख पाया, इसका मुझे कभी मलाल नहीं रहा। मैं व्यक्तिवादी हो भी नहीं सकता। केदारनाथ शब्दों के साधक हैं, समय के साधक हैं, प्रेम के श्रम के साधक हैं, और रंगों के साधक तो वे थे ही। एक प्रसंग ऐसा भी था साक्षात्कार में कि दिल्ली में 1987 में बच्चन जी मतलब हरिवंश राय बच्चन जी का 80वां जन्मदिन था। तो मित्रों का एक निश्चल बड़ा संवाद है, उसमें कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन उनका आपको यहाँ दाग कैसे हो गया, फिर वो हरिवंश राय बोलते हैं कि अब क्या करें, उम्र हो गई तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, फिर आप चलने में दिक्कत हो रही, अब क्या करें भैया, अब ऐसा हो गया हूं मैं। इस प्रकार से जैसे एक मित्र की वार्तालाप है, वैसा वो साक्षात्कार में है उनका, पर अच्छा लग रहा है तो मैंने आपको सुना दिया। केदारनाथ जी और रामविलास शर्मा के बीच पत्रों के लंबे आदान प्रदान होते रहे। एक मित्र संवाद के रूप में प्रकाशित हुआ इनकी चर्चा आज तक होती है। ये पत्र अपने समय समाज, सरोकारों और सोच के प्रमुख दस्तावेज बन गए। पत्नी के विषय में वे कहते हैं, वो मेरी पत्नी तो थी ही, इसलिए मैं उससे, वो मेरी पत्नी तो थी ही, लेकिन मेरी परम मित्र थी, इसलिए मैं दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता था, दूसरों के बारे में भी बात नहीं करता था, पत्नी से ही सारी बातें कर लेता था। यहाँ
के बारे में, मतलब यहाँ के बारे में, मतलब जहाँ रहते होंगे, जहाँ उनके साथ रहते होंगे, वहां के बारे में जो भी लिखता था कविताओं में, तो वो मैंने हे मेरी तुम में संकलित कर दिया है। मैंने बताया ना, जो पहले जो पंक्तियां पढ़ी वो हे मेरी तुम में उन्होंने लिखा हुआ है। मैं उन्हीं को एड्रेस तुम संकलन कर, मैं उन्हीं को एड्रेस करके जीवन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में जो कुछ मैंने लिखा है, मैंने अपनी पत्नी को ही एड्रेस करके लिखा है, ऐसा उनका कहना है। मेरी पत्नी बहुत विश्वसनीय और बहुत समझदार थी, क्योंकि हालांकि हम मार्क्सवादी जीवन दर्शन के थे और वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन आपस में कोई भेदभाव नहीं था, हमारा कोई भेद नहीं था। न वो मुझे दखल करती थी, न मैं उसे दखल करती। फिर वो केन के लोगों के प्रति, वहां स्त्री और पुरुष तो होंगे, किसी भी गांव में स्त्री पुरुष दोनों हैं। वो लिखते हैं केन का निर्मल पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टाने। नदी को ही देख के लिखते थे, तो उन्होंने सही चित्रण किया है। केन का निर्मल पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टाने, तट की चट्टाने तोड़कर बहने का प्रयास कर रहा है। नदी का पानी कितना, मतलब क्या कहते हैं, प्रगतिशील, हम इसको कहेंगे कि कितनी प्रगति करना चाहता है, कितना आगे बढ़ना चाहता है। सारी चट्टानी मतलब बाधा है, उन चट्टानों को तोड़कर भी पानी आगे बढ़ना चाहता है। उस नदी को देखकर भी तो कोई कुछ सीखता नहीं है। इन पंक्तियों में उन्होंने अपने लोगों को सचेत करने की, होशियार करने की कोशिश की। उसके बाद में एक मिनट, उनकी एक कविता है वीरांगना, जिसमें उन्होंने लिखा है, जो कविता बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन उसका विश्लेषण जितना बड़ा आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि जो केदारनाथ अग्रवाल की जो रचनाएं हैं वो हमको बांधती नहीं है, बल्कि उन पंक्तियों से हम जितने चाहे अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी जो कविता है वीरांगना, वो है मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। अब ये देखिए क्या लिखा उन्होंने, वीरांगना। एक्चुअली कैसा है कि कवि बुंदेलखंड के हैं और यह भूमि जो है लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की भूमि है, तो वीरांगना शब्द वहां बहुत प्रचलित है। तो ये सामान्यतः युद्ध होता क्या है कि जो सामान्यतः युद्ध भूमि में जो पुरुष होते हैं उन्हें वीर, और जो महिलाएं होती है उन्हें वीरांगना कहा जाता है। लेकिन यहाँ वीरांगना उस अर्थ में नहीं है। उनका ये कहना है कि जो संघर्ष करती है, जो जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो संघर्ष करने वाली महिला है, वो वीरांगना है। जो इस प्रकार से जी रही है, रोज रोज अपने जीवन में रोज नए नए समस्याओं से जूझ रही है, नए नए उनके सामने परिस्थितियां आ रही हैं, कितनी भी विकटता आए। और उनका ये भी मानना है, इस कविता में आगे देखें, कि घर में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन संघर्ष का जो हिस्से होती है वो महिलाओं में ज्यादा होती है, क्योंकि वही घर को चलाती है। और यहाँ पे अगर आप श्रमिक महिला को देखें, चाहे पुरुष महिला को देखें, फिर उन्होंने जो लोहा कहा, लोहा श्रमिकों का मतलब क्या कहना है कि श्रमजीवियों का प्रतीक है। श्रमजीवी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप उसमें देखें तो आपको दिखेगा कुदाल है, फावड़ा है, हथौड़ी है, स्तब्बल है, ये सारी चीजें लोहे की बनी हुई है जो श्रमिकों के द्वारा उपयोग की जाती है। महिलाओं के लिए अगर देखते हैं तो सिगड़ी है, चिमटा है, कपछुल है, ये सारी चीजें महिलाओं के लिए है। तो लोहे की चीजें ना, वहां जो हम लोग गांव में जो चीज इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार की चीजें होती है। तो वीरांगना में ये जो कह रहे हैं, ये सोचिए कि ये कविता जब लिखी गई थी तब माहौल, आज की स्त्रियों की जो दशा है बहुत अच्छी नहीं है, मैं इसकी कोई बहुत स्तुति नहीं कर रही, लेकिन उस समय स्थिति तो और भी विकट थी जब उन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो उस समय जब जिस परंपरा में स्त्री को कमजोर, माया, ठगनी और औरत क्या कर लेगी, सिर्फ वो रोटी पकाने के लिए है, वो क्या पुरुष की बराबरी कर सकती है क्या, और हर धर्म हर परंपरा में वो जो उपेक्षित थी, तब वो लिखते हैं कि ये वीरांगना है। तो ये उनके कितने, मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत उन्नत विचारों का ही प्रतीक हम इसको कह सकते हैं। वैसे उनकी कविता है मोर्चे पर, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अलग अलग मोर्चे पर, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अलग अलग मोर्चे पर। तो ये
मोर्चे कौन से हो सकते हैं? तो मोर्चे हैं परिवार की जिम्मेदारी है, आर्थिक तंगी है, आपका स्वास्थ्य है, कुछ और परेशानियां हैं, सामाजिक शोषण है, विरोध है, परंपराओं का, रूढ़ियों का, रीतियों का विरोध हो सकता है, जो आपको आज अनावश्यक लग रही है, उनको हमको नहीं चाहिए, वो आज हम अगर भोगने के लिए मान हमको कहा जाता है कि ऐसा आपको करना चाहिए, हमको नहीं करना है, तो इन सबसे निकलने के लिए जितने प्रयास किए जाते हैं वो हमारे हर जीवन के मोर्चे हैं। मोर्चा केवल किसी युद्ध भूमि का मोर्चा नहीं होता है, जीवन के नित्य जो हम लोग हर पल हम लोग जो जीवन में कुछ करते हैं वो हमारे जीवन के मोर्चे ही हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो एक कविता इनकी है, विनोद कुमार शुक्ल की, वो लिखते हैं, हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत लोहा। तो इस तरह की उनकी कविताएं हैं। फिर उनकी कुछ कविताएं इस तरह से हैं, दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, वो तो है ही है। फिर उनकी एक कविता है, जल्दी जल्दी हाँक किसनवा बैलों को हुरियाए जा, युग की पैनी और लोह कुर्सी को भुई में खूब गड़ाए जा, अपना प्यारा खून पसीना 100 बार चुआए जा, आजादी की हर तड़पन को बारंबार गिराए जा, अपनी कुटिया की जिंदगी से सब में आग लगाए जा, जर्जर दुनिया के ढांचे को भप भप आग जलाए जा, शोषण की प्रत्येक प्रथा का अंधकार गहन मिटाए जा, नए जन्म का नया उजाला धरती पर बरसाए जा। और एक जगह लिखते हैं, हम ना रहेंगे तब भी ये खेत रहेंगे, हम ना रहेंगे तब भी ये खेत रहेंगे, इन खेतों पर हर घर गहराते शेष रहेंगे, जीवन देते प्यास बुझाते माटी को मदमस्त बनाते, शाम बदरिया के लहराते केश रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तब भी ये खेत रहेंगे। तो इस तरह से उनकी कविताएं हैं। अब ये अगर हम देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल का जो है उसमें एक उनके अंतिम समय के बारे में है, एक जगह लिखा हुआ कि मृत्यु के ऐन पहले तक स्वस्थ थे, एक रात अंधेरे में गिर गए और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उनका इलाज हुआ पर कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक भी उनको सलाह दी गई कि आराम कीजिए, तो उन्होंने नहीं किया और वो यूं कहिए कि बिस्तर पे ही पड़े रहे, फिर कुछ कर नहीं पाए, हड्डी टूटी हुई थी। लेकिन केदारनाथ के बारे में ये है कि उनको पेड़ पौधों से, अपने घर के पत्तियों से बहुत प्यार था। उन्होंने निराला जी को देखा था पेड़ों को पानी डालते हुए, ये भी अपने सोचे ये तो अच्छा काम है, वो भी अपने घर के पेड़ पौधों को पानी सींचते थे अच्छे से। और 1 अप्रैल 2000 को उनके लेखक जो हैं उन्होंने बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया और 22 जून 2000 को वो इस दुनिया से चले गए। अब ये सारी तो बातें हैं। अब ये देखते हैं कि हम जो कहते हैं कि साहित्यकार जो है, किसी भी युग का साहित्यकार हो, प्रगतिवादी युग का हो या आधुनिक युग का हो, किसी भी युग का हो, साहित्यकार का दायित्व क्या है? तो वो समाज के भीतर झांक कर समाज को सही राह दिखाना, समाज को व्यवस्थित करने का प्रयास करना, ये दायित्व उसका है। साहित्यकार अपनी अनुभूतियों के माध्यम से समाज तक पहुंचता है और विश्व के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की, क्योंकि अगर वो संवेदनशील नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी संवेदनाएं ही है जो उसको लोगों से जोड़ती हैं और उसको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी भी युग का साहित्यकार यदि सत्ता और पूंजी के दबाव में आ जाता है तब इसका साहित्य सच न होकर एक मुखौटा बन जाता है। ऐसा साहित्य किसी भी तरह से सम्मान का पात्र हो नहीं सकता। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो भी हम साहित्यकार की जो विशेषताएं हम देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल एक सच्चे साहित्यकार के रूप में हमको नजर आते हैं। और प्रगतिवादी युग के जो साहित्यकार, जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, अब मार्क्सवादी तो विचारधारा है ही, लेकिन उनकी अपनी संवेदनाएं उनकी रचनाओं में, उनकी भावनाओं में, उनकी अभिव्यक्तियों में, उनके विचारों में हमको नजर आती है। तो ये एक बहुत ही सशक्त कवि है, ऐसा मेरा मानना है। और बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तभी आपने इतनी देर बोला कवि के ऊपर, और बहुत सुंदर बोला कि समाज को व्यवस्थित करने का काम ही साहित्यकार करता है।
और उनका जो संवेदनशीलता थी वही उनको लोगों से जोड़ती थी। उनका पति पत्नी के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रति प्रेम आपने यहाँ पर बखान किया और साथ ही साथ वीरांगना और मोर्चा पर का विस्तृत रूप से वर्णन किया और दुख ने मुझको जब जब तोड़ा मुझको कविता की ममता से जोड़ा। ये बहुत सुंदर की मतलब माँ की तरह सचमुच कहते रहे वियोगी होकर पैदा कभी आह से निकला होगा राग। वही कुछ ऐसी बहुत सुंदर आपका और उद्बोधन यहाँ वहां पे मैडम आह से गान निकला है और यहाँ उस ममता से गान निकला है। ममता से गान ममता दोनों में फर्क है। डम डम। कृपया आप माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पर मैम ने बताया है कि ममता से जुड़े हैं जैसे हम माँ से जुड़ जाते हैं दुख सुख में, उसी तरह से कवि कविता से जुड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आप यहाँ पर पधारी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, सुंदर उद्बोधन। और अब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं नायरा त्यागी जी, दीपा परमार जी, प्रीति जी और राकेश कुमार डंगोदरा जी, अमृत जी आदि अन्य अनेक यहाँ पर और कोई गौरी सिंघल जी अन्य अनेक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन किसी को भी प्रमाण पत्र चाहिए तो कृपया 10 बजे तक संस्था की ईमेल पर लोगों के साथ बता दें और कृपया अंकुर शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना ये बंद कर लीजिए। यहाँ पे कुछ और भी दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं अब आभार व्यक्त करने की ओर। एक और वीरांगना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आदरणीय डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी, सह प्रभारी महासमुद्र छत्तीसगढ़ से। सत्कार स्वागत करती हूँ आदरणीय महोदय आपका आभार प्रकट करने हेतु। और देव गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आदरणीय देव गौतम जी का स्वागत है। हालांकि अंत में जुड़ रहे हैं लोग। आदरणीय सुमन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और फिरजादा फरोज जी। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। ये कौन है? पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगवा दूंगा। सवेरे सवेरे उठते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो और रात को आके फ्री फंड में पलंग पे आके सो जाओ। देखिए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। बंद कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगवा दूंगा। सवेरे सवेरे उठते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो और रात को आके फ्री फंड में पलंग पे आके सो जाओ। मैम म्यूट कर दीजिए। मैम प्रधानमंत्री बनने दीजिए।